मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही प्यारी बुक और बुक का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर हैं मॉर्गन हाउस। 11वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है यथोचित ग्रेटर देन तर्कशील। अधिकतर यथोचित होने का उद्देश्य रूखेपन से तर्कसंगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं हैं। आप एक इंसान हैं, एक पेचीदा भावुक इंसान। यह समझने में मुझे ज़रा समय लगा, लेकिन जब समझ में आया मैं जान गया यह वित्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखी रह जाती है। वित्तीय निर्णय लेते समय रूखेपन से तर्कशील होने का उद्देश्य ना रखें। सिर्फ पर्याप्त रूप से यथोचित होने का प्रयत्न करें। यथोचित अधिक वास्तविक है और इसका आप दीर्घकाल तक अनुसरण कर सकते हैं, जो संपत्ति प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए ये समझाने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने मलेरिया का इलाज सिफिलिस से करने की कोशिश की। जूलियस वेगरर जोरेग 19वीं सदी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके पास दो अद्वितीय कौशल थे। वे पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिसे दूसरे मूर्खतापूर्ण समझते थे वे उसे निर्भीक कहते थे। उनकी विशेषता विकट न्यूरोफिलिस के मरीज थे, जो उस समय एक जानलेवा रोग हुआ करता था जिसका कोई भी ज्ञात इलाज नहीं था। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस के वे मरीज जिन्हें किसी अन्य असंबद्ध बीमारी के कारण लंबे समय तक बुखार भी आता था तो वे ठीक हो जाते। वैगरर जोरेग ने अनुमान लगाया यह एक ऐसे अंतर्ज्ञान के कारण है जो सदियों से हमारे आसपास रहा है, लेकिन जिसे डॉक्टर भलीभांति समझ नहीं पाए। बुखार शारीरिक संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे। 1900 के दशक की शुरुआत में वैगरर जोरेग ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और चेचक के कम प्रबलता वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज बुखार आ सके जो उनके सिफिलिस को ख़त्म कर दे। यह उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई। अंततः वे मलेरिया के एक क्षीण रूप के इंजेक्शन का प्रयोग करने लगे, क्योंकि कुछ दिन के भयंकर बुखार के बाद इसे क्विनिन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद उनका परीक्षण काम करने लगा। वैगरर जोरेग ने सूचित किया कि 10 में से 6 सिफिलिस मरीज मलेरियोथेरेपी से ठीक हो गए, 10 में से 3 मरीजों की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला था। उन्होंने 1927 में औषधि में नोबेल पुरस्कार जीता। अब संस्था के अनुसार वह मुख्य कार्य जो वैगरर जोरेग ने अपने पूरे कार्यकाल में किया, वह बुखार को प्रवृत्त कर एक मानसिक रोग का इलाज करने का प्रयत्न था। पेनिसिलिन ने अंततः सिफिलिस के लिए मलेरियोथेरेपी को अप्रचलित कर दिया, लेकिन वैगरर जोरेग इतिहास में ऐसे एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में बुखार की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में विहित भी किया। बुखार से लोग हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि यह रहस्यमयी होता है। प्राचीन रोम के लोग देवी फेब्रिज की पूजा किया करते थे, जो लोगों की बुखार से रक्षा करती थी। उन्हें मनाने के लिए मंदिरों में तावीज़ रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि बुखार से बचा जा सके। लेकिन वैगरर जोरेग ने कुछ और ही पाया। बुखार आकस्मिक उपद्रव नहीं है, वह आरोग्य प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है। संक्रमण से लड़ने में बुखार की उपयोगिता का अब हमारे पास बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से भी कुछ वायरस की
प्रतिकृति दर 200 गुना कम हो जाती है। एक एनआईएच लेख के अनुसार अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया है कि वे मरीज जिन्हें बुखार आता है उनके नतीजे बेहतर होते हैं। सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता-पिता को शिक्षित करने के लिए एक खंड है जिससे वे अपने बच्चों के शरीर के तापमान के थोड़ा सा बढ़ने पर घबराएं नहीं। बुखार शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। वह शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। 100 से 104 फ़ारेनहाइट तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ आकर वास्तविकता विज्ञान के आड़े आ जाती है। बुखार को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टायलेनॉल जैसी दवाइयाँ देकर ज्वर के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों वर्षों की क्रमागत उन्नति की रक्षात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद कोई भी माता-पिता, मरीज, कुछ डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनी बुखार को दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते जिससे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये विचार ज्ञात विज्ञान के साथ मेल नहीं खाते। एक शोध बिल्कुल रुक्ष था। आईसीयू में बुखार का इलाज सामान्य है और संभवतः प्रमाण आधारित अभ्यास के बजाय हठधर्मिता से संबंध रखता है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक हावर्ड मार्कल ने एक बार बुखार के भय के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही तेजी से फैलती हैं जितना उनके पीछे के संक्रामक रोग। और ऐसा क्यों है? अगर बुखार लाभदायक होता है, हम सार्वभौमिक रूप से उससे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता यह समझना जटिल है। बुखार कष्टदायक होता है और लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। शैक्षणिक वित्त गणितीय रूप से निवेश कार्यनीतियों को ढूंढने के लिए समर्पित है। मेरा अपना मत यह है कि वास्तविक संसार में लोगों को गणितीय रूप से कार्यनीति की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें वह कार्यनीति चाहिए होती है जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने दे। हैरी मार्कोविट्ज ने जोखिम और प्रतिफल के बीच का गणितीय लेनदेन खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनसे एक बार पूछा गया कि वे अपना खुद का पैसा कैसे निवेश करते थे और उन्होंने 1950 में अपने पोर्टफोलियो के आवंटन का ऐसे वर्णन किया। जब उनके मॉडल पहली बार विकसित हुए थे, मैंने अपनी व्यथा की कल्पना की कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए और मैं उसमें ना रहूं, या फिर अगर वह बहुत अधिक नीचे चला जाए और मैं पूरी तरह से उसमें रहूं। मेरा लक्ष्य भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करना था, इसलिए मैंने अपने अंशदान को बॉन्ड और इक्विटी में बराबर बांट दिया। मार्कोविट्ज ने फलतः मिश्रण में विविधता उत्पन्न करके अपनी निवेश कार्यनीति बदल दी। लेकिन यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करने को कागज पर तर्कसंगत ठहराना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है। एक तर्कशील निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। एक उचित निवेशक उन निर्णयों को कॉन्फ्रेंस कक्ष में उन सहकर्मियों से घिरे हुए लेता है जिनकी वह प्रशंसा जीतना चाहता है, उस जीवन साथी के साथ जिसे वह निराश नहीं करना चाहता, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने खुद के संदेहों के रूप में मिलने वाले प्रतिद्वंदियों की आलोचना के विरुद्ध। निवेश का एक सामाजिक पहलू भी होता है जो सिर्फ वित्तीय लेंस के द्वारा देखने पर अनदेखा रह जाता है। दूसरी बात यह है कि यह ठीक है, जेसन ज़्विग, जिन्होंने वह साक्षात्कार किया जिसमें मार्कोविट्ज ने अपने निवेश का वर्णन किया था, बाद में विचार करते हुए बोले, मेरा अपना मत यह है कि लोग ना तो तर्कशील होते हैं और ना ही तर्कहीन। हम मनुष्य हैं, जितनी ज़रूरत हो हम उससे अधिक जोर डालकर सोचना नहीं चाहते और हमारे ध्यान पर निरंतर मांगें रहती हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अन्वेषक ने
अपना खुद का शुरुआती पोर्टफोलियो अपने अनुसंधान पर बिना अधिक ध्यान दिए बनाया। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में उन्होंने इसे ठीक कर दिया। मार्कोविच ना तो तर्कशील हैं और ना ही तर्कहीन, वे उचित हैं। वित्त में जो बात अक्सर अनदेखी रह जाती है वह ये है कि तकनीकी रूप से सही होकर भी कुछ संदर्भगत रूप से निरर्थक हो सकता है। 2008 में येल के 2 अनुसंधानकर्ताओं ने एक शोध प्रकाशित किया जिसके अनुसार युवा बचतकर्ताओं को स्टॉक खरीदते समय अपने सेवानिवृत्ति खातों को 2 से 1 के मार्जिन से बढ़ाना चाहिए। यह दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निवेशकों का यह लीवरेज कम होता जाता है, जिसके कारण एक युवा बचतकर्ता अधिक जोखिम उठा सकता है और मार्केट की भीषण उथल-पुथल को झेल सकता है और उम्र बढ़ने पर यह कम हो जाता है। अगर इस लाभ का इस्तेमाल करके भी आप युवावस्था में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, यदि आप 2 से 1 का मार्जिन लेकर चल रहे हैं, तो मार्केट में 50% गिरावट आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि फिर भी दीर्घकाल में बचतकर्ता अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अगर वे बर्बाद होने के अगले ही दिन वापस उठ खड़े हों। योजना का अनुसरण करें और अपने 2 से 1 के खाते में बचत करते रहें। यह गणित कागज पर काम करता है, यह एक तर्कशील कार्यनीति है, लेकिन यह लगभग बेतुके रूप से अनुचित है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति खाते के पूरे 100% को हवा में जाते देख इतना अप्रभावित नहीं रह सकता कि अड़िग रूप से कार्यनीति का पालन करता रहे। वे शायद हार मान लेंगे या दूसरा विकल्प ढूंढेंगे और शायद अपने वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अनुसंधानकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी कार्यनीति का प्रयोग करते समय अपेक्षित सेवानिवृत्ति संपत्ति जीवन काल निधि की तुलना में 90% अधिक होगी। यह 100% कम उचित भी है। असल में अनुचित दिखने वाले निर्णयों का समर्थन करने का एक तर्कशील कारण है। मान लेते हैं आपको अपने निवेश से काफ़ी लगाव है। यह कोई रूढ़िवादी सलाह नहीं है। यह कहना निवेशकों के लिए सम्मान के तमगे जैसा है कि वे अपने निवेश को लेकर भावनाहीन हैं, क्योंकि यह तर्कसंगत प्रतीत होता है। लेकिन अगर अपनी कार्यनीति और स्टॉक को लेकर भावनाओं की कमी इस संभावना को बढ़ाती है कि जब वे कठिन प्रतीत होंगे, आप उनसे दूर हट जाएंगे। जो तर्कशील सोच जैसा दिख रहा है, वह देनदारी बन जाएगा। उचित निवेशक जो अपनी तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण कार्यनीतियों से लगाव रखते हैं, उनके पास यह लाभ होता है कि उनकी अपनी कार्यनीतियों के साथ टिके रहने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे वित्तीय परिवर्ती कारक भी हैं जो शुरुआती वर्षों में किसी कार्यनीति से प्रतिबद्धता की तुलना में कार्य निष्पादन से अधिक सहजबंद होते हैं। दोनों कार्य निष्पादन की मात्रा और समय के अंतराल में उसे वश में करने की संभावना ऐतिहासिक रूप से यूएस मार्केट में पैसा बनाने की संभावना एक दिन के अंतराल में 50-50%, एक वर्ष के अंतराल में 68% और 10 वर्षों के अंतराल में 88% और 20 वर्षों के अंतराल में 100% है। कुछ भी जो आपको इस खेल में बनाए रखे वह महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक है। अगर आप वह करिए जो आपको पसंद हो को एक खुशहाल जीवन की कुंजी के रूप में देखते हैं, तो ये एक खाली फॉर्च्यून कुकी की सलाह जैसा लगेगा। अगर आप इसे ऐसी चीज़ के तौर पर देखते हैं जो सफलता को आपकी ओर मोड़ने की संभावना के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करे, आप देख पाते हैं कि यह आपकी वित्तीय कार्यनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी होनहार कंपनी में निवेश करते हैं जिसकी आपको कोई परवाह नहीं, जब सब अच्छा जा रहा हो तो आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर पासा पलट जाए तो आप अचानक ऐसी कंपनी के कारण घाटा झेल रहे होंगे जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक दोहरा बोझ है
और सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता ये है कि कुछ और चुना जाए। अगर आप इस कंपनी को लेकर शुरू से ही उत्साहपूर्ण हैं, आपको उनका मिशन, उत्पाद, टीम, विज्ञान या कुछ भी पसंद है, जब बुरा समय आएगा और आप पैसा गँवा रहे होंगे या कंपनी को सहायता की आवश्यकता होगी, कम से कम इस बात से काम चल जाएगा कि आप किसी अर्थपूर्ण उद्यम का भाग होने जैसा अनुभव करेंगे। यह ऐसा आवश्यक अभिप्रेरक हो सकता है जो आपको हार मानकर दूसरी ओर मुड़ने से रोकेगा। ऐसी और भी अन्य परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ संपत्ति को लेकर तर्कशील होने के बजाय यथोचित होना ठीक है। एक सुप्रलेखित देसी पक्षपात है जिसके अनुसार लोग जिस देश में रहते हैं वहीं की कंपनियों में निवेश को वरीयता देते हैं और पृथ्वी की बाकी 95% कंपनियों को अनदेखा कर देते हैं। यह तर्कशील नहीं है जब तक आप यह ना सोचें कि निवेश का मतलब अजनबियों को अपना पैसा देना है। अगर सुपरिचय आपको उन अजनबियों को समर्थन देते रहने के लिए वह पहला कदम लेने में सहायता करता है, यह यथोचित है। डे ट्रेडिंग और अलग-अलग स्टॉक खरीदना अधिकतर निवेशकों के लिए तर्कसंगत नहीं होता। संभावना बाहरी रूप से आपकी सफलता के विरुद्ध होती है, लेकिन ये दोनों छोटी मात्रा में यथोचित हैं। अगर ये आपकी चाह पूरी कर आपके अन्य विविध निवेशों को बनाए रखते हैं। निवेशक जॉश ब्राउन, जो विविध निवेश का समर्थन करने के साथ-साथ विविध निवेश रखते भी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वे क्यों अलग-अलग स्टॉक्स का समूह रखते हैं। मैं अलग-अलग स्टॉक यह सोचकर नहीं खरीदता कि मैं इससे अल्फा उत्पन्न करूंगा। मुझे बस स्टॉक से लगाव है, तब से जब मैं 20 वर्ष का था, और यह मेरा पैसा है, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। एकदम यथोचित। अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट किस ओर अग्रसर हैं, इसे लेकर अधिकतर पूर्वानुमान खराब हैं, लेकिन पूर्वानुमान करना यथोचित है। सुबह उठकर खुद से यह कहना कठिन है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। अगर यह सच भी हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है, यह यथोचित है। वैनगार्ड के स्वर्गीय संस्थापक जैक बोगल ने अपना करियर कम लागत वाले निष्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के अभियान में बिताया। बहुत से लोगों को यह बात दिलचस्प लगी कि उनके बेटे ने अपना करियर सक्रिय उच्च शुल्क हेज फंड और म्यूचुअल फंड प्रबंधक के रूप में चुना। बोगल, जिनके अनुसार उच्च शुल्क फंड अंकगणित के सादे नियमों का उल्लंघन करते हैं, अपनी कुछ संपत्ति अपने बेटे के फंड में निवेश की। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ चीज़ें हम पारिवारिक कारणों से करते हैं। बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, अगर यह समानुरूप नहीं है तो जीवन भी तो हमेशा समानुरूप नहीं होता।